हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फॉर एजुकेशन। दिस इज द थर्ड लेक्चर्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशंस पार्ट पढ़ा था। हम लोग यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसमें, फॉर द प्रेडिक्शंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मैं बात कर रहा हूँ थर्मल स्टेबिलिटी का। तो देखो यहाँ पर अगर मैं फोर्थ एप्लीकेशन पर बात करूँ, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो व्हाट इज द फोर्थ एप्लीकेशंस? तीन एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि ई सेल, ई नोट ऑफ सेल से हम लोग क्या बता सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल का बात कर सकते हैं कि कौन सा सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है और कौन सा सेल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। सेकंड, हम लोगों ने ये भी देखा था कि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज बताने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और थर्ड एप्लीकेशन शायद देखा था क्या, कि प्रेडिक्शंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दिस विल बी द फोर्थ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें क्या बताया गया है कि जनरली इसमें यूज किस में किया जाता है, प्रेडिक्शन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो देखो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि कौन सा मेटल ऑक्साइड आसानी से डिकम्पोज कर जाएगा अंडर हीटिंग कंडीशंस और कौन सा नहीं करेगा। अगर आपके पास, मानकर चलो आपके पास क्या है, बेरियम ऑक्साइड से या फिर कैल्शियम ऑक्साइड से या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड से या फिर सोडियम ऑक्साइड से या फिर मैं बोल सकता हूँ लास्ट वन एल्युमिनियम ऑक्साइड से, ये सारा का सारा जो ऑक्साइड्स आप देख रहे हो, दे आर हाईली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग कंडीशंस। दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली अंडर हीटिंग कंडीशंस। तो यहाँ पर आपका इसका कारण क्या है, आप बता सकते हो इसका एक्चुअल में रीजन क्या है? तो इसका एक्चुअल में रीजन है इसका ई नॉट वैल्यूज, दैट इज देयर रिडक्शन पोटेंशियल। इनका रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप देखोगे, दैट मीन्स आयनिक फॉर्म से नॉर्मल न्यूट्रल फॉर्म में जाने का जो टेंडेंसी होता है वो बहुत ही कम है। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जो बेरियम का अगर आप देखते हो तो बेरियम का क्या हो जाता है, -2.91 वोल्ट है। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ba2+2 Ba। और उसी तरह से अगर आप Ca को देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -2.87 वोल्ट। एंड विद रेस्पेक्ट टू मैग्नीशियम दिस विल बी वाट, ये हो जाएगा हमारे पास -2.37 वोल्ट। एंड सोडियम के लिए अगर आप देखोगे तो -2.71 वोल्ट। और सबसे यहाँ पर अगर आप बात करते हो एल्युमिनियम का, तो ये क्या हो जाएगा, -1.66 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, उसके मेटल्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, काफ़ी हाई है, या फिर लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसका ऑक्साइड्स क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स क्या होगा बच्चे, तो मेटल ऑक्साइड्स स्टेबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास BaO है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर MgO है या फिर सोडियम ऑक्साइड से या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड से, इन्हें आप हीट करो, दे डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं करेगा। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी आपको स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो क्या, अगर आपके पास सिल्वर ऑक्साइड है, सपोज दैट इसे हीट करने पर ये तुरंत क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज कर जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसका ई नॉट वैल्यू। इसका ई नॉट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ई नॉट ऑफ Ag+2 Ag। इसका न्यूट्रल फॉर्म में जाने का टेंडेंसी काफ़ी हाई होता है और यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाता है दैट इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसे अगर आप हीट करोगे देन इट विल चेंज इनटू मर्क्यूरी प्लस O2 गैस, ये तुरंत चेंज हो जाएगा। और इसका भी जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज Hg2+2 Hg, वो क्या होता है बच्चे, वो पॉजिटिव होता है, दैट इज 0.22 वोल्ट होता है पॉजिटिव में, ये दोनों।
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से दे आर अनस्टेबल एंड जस्ट ऑन हीटिंग दे डिकम्पोज इनटू व्हाट, मेटल्स एंड ऑक्सीजन. So this is the most important applications part of what, electrochemical series. With the help of electrochemical series, we can predict the thermal stability of metal oxides. ऑल राइट, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्या, नेक्स्ट आते हैं नस्ट इक्वेशन में. तो देखो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था सेल पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, कि सेल पोटेंशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है. अगर हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड है तो सेल पोटेंशियल इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा. ऑल राइट, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. सो यहाँ पर नस्ट इक्वेशन के रिलेशन में बात करूँगा. नस्ट वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने रिलेशन डिराइव किया था कंसेंट्रेशन का सेल पोटेंशियल के साथ. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नस्ट इक्वेशन. और नस्ट इक्वेशन को मेनली किस लिए जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, ई सेल एंड कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. आप प्रेशर भी यूज कर सकते हो कंसेंट्रेशन की जगह में, इनके बीच में रिलेशन को डिराइव किया था. तो यहाँ पर सबसे पहले मान कर चलो कि आपके पास कोई जनरल इक्वेशंस है, ठीक है. मान लो कि आपके पास ये, और सारा का सारा मैं एक्वास फेज में भी दिखा रहा हूँ, ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो इस पर आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, बस एक्वास फेज में दिखा रहा हूँ. और ये एक तरह का मान लेता हूँ मैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर ये क्या है, n इलेक्ट्रॉन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज गोइंग टू एक्सचेंज इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस, एंड इट इज गिविंग व्हाट, ये हमें क्या दे रहा है, C एक्वास एंड D यहाँ पर ये एक्वास. आपको पता होना चाहिए जो स्मॉल a b c जो और d है, यहाँ पर ये क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. सो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखूँ तो मैं किस तरह से लिख सकूँगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस में ये क्या हो जाएगा बच्चे, आर टी एल एन क्यू, एंड दिस क्यू इज द रिएक्शन कोसेंट, that is nothing but a ratio of the products of product divided by reactant concentrations. ओके, सो यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हमें दिखाना होता है, डिवीजन में किसे दिखाना होता है, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन दिखाना होता है. दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन. अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि जो डेल्टा जी होगा इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ए माइनस एन एफ ई सेल. ये हो जाएगा क्या, माइनस एन एफ ई सेल के बराबर, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस. ये किसी भी कंसेंट्रेशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं. ऑल राइट, जबकि डेल्टा जी नॉट क्या है बच्चे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, दैट इज नथिंग बट ए माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल. ये क्या है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस में है. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस में है. अब यहाँ पर इन सभी को अगर मैं इस जगह में पुट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा. अब यहाँ पर देखो हमें मिलेगा क्या, माइनस एन एफ ई सेल विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल. यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस आर टी एल एन, और देखो यहाँ पर क्यू सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी. ये किस पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन की जगह में, अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में कंसेंट्रेशन की जगह में एक्टिविटी यूज किया जाता है, ठीक है. और एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी इज नथिंग बट इफेक्टिव कंसेंट्रेशन. एक्टिविटी जनरली होता है क्या, एक्टिविटी इक्वल टू गामा इनटू कंसेंट्रेशन. सो जब यहाँ पर गामा का वैल्यू 1 हो तभी यहाँ पर एक्टिविटी कंसेंट्रेशन के बराबर होगा. सो एक्टिविटी इज नथिंग बट ए इफेक्टिव कंसेंट्रेशन. ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. एन एफ से एन एफ ये कैंसल आउट हो जाएगा. अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ, एन एफ को सभी जगह से डिवाइड कर दूँ और नेगेटिव को भी कॉमन ले लूँ, तो उसके हिसाब से हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा उस चीज़ पर ध्यान देना आप. हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आर टी, इस जगह में मिलेगा यहाँ पर एन एफ एल एन
और इस जगह में हम लोग वापस से इस कंसेंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, नस्ट इक्वेशन डिराइव हो गया विद रेस्पेक्ट टू दिस जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, नस्ट इक्वेशन डिराइव कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस ln को क्या करता हूँ, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करता हूँ, दैट मीन्स log 10 में, बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट अपीयर होता है। इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से नेक्स्ट पेज पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 2.303 आर टी बाय यहाँ हो जाएगा हमारे पास एन एफ log बेस 10 एंड दिस विल गिव व्हाट, कंसेंट्रेशन ऑफ सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर्स, ये सभी के सभी टेम्परेचर के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर ऑल टेम्परेचर। अगर एग्जाम में 300 400 किसी भी टेम्परेचर में दे रखा है तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि F का वैल्यू क्या होता है, 96500 कूलम, N तो हमारा मोल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, T हमारा टेम्परेचर है, R हमारा क्या हो जाता है, गैस कांस्टेंट हो जाता है। अब इसके हिसाब से अगर मैं सारे डेटा को पुट कर दूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशंस के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए जनरली जो क्वेश्चन बनाया जाता है ना, वहाँ पर या तो ये डेटा दिया हुआ रहता है कि रिजल्टेंट आप इस डेटा को यूज करो, या फिर जो बुक में रेफरेंस में दिया हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर 298 केल्विन बैठाते हो, दैट मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर बैठाते हो, तो उस कंडीशन में और F का वैल्यू क्या बैठा रहे हो, 96500 कूलम पर मोल अगर आप बैठाते हो, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन रिड्यूस होकर जो आएगा वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, 0.0592 अपन में यहाँ पर हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा क्या बच्चे, log बेस 10 एंड दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ C, दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ D, कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई हो जाए, मतलब इक्वेशंस मतलब रिएक्शन चलते चलते इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या हो जाता है, वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा, नो डाउट। एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी ऑफ सेल भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन कभी भी आप ई नॉट ऑफ सेल को 0 मत कर देना, तो ई नॉट ऑफ सेल नेवर विल बी 0 एंड दैट इज वाई डेल्टा जी नॉट विल नॉट बी 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। एक और चेंजिंग आता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन कोसेंट है जिसे हम लोग कंसंट्रेशन रेशियो में दिखा रखे हैं, ये भी हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा एक तरह से QC जो हो जाता है वो KC में चेंज हो जाता है, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहाँ पर सभी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इस कंडीशन में अगर मैं इन सभी को यहाँ अप्लाई करूँ, देखो हमारे पास एक इक्वेशन क्या निकला, एक इक्वेशन हमारे पास ये 1 फॉर्म में, ये फर्स्ट फॉर्म में निकल रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ या फिर मैं इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ, इन दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकता हूँ। चलो मैं 1 बाय 1 यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले में अप्लाई करूँ तो ई सेल हमारे पास 0 हो गया, दैट इज ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग 2.303 RT बाई NF। यहाँ हो जाएगा क्या स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा log KC विद बेस 10। हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है, यहाँ से मैं log KC दैट मीन्स हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यू विल गेट व्हाट, 2.303, यहाँ पर कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा, NF ई नॉट ऑफ सेल अपन में ये हो जाएगा 2.303 RT।
और इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, log Kc निकाल सकते हो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इक्वेशन आप कहाँ यूज कर सकते हो, फॉर एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के लिए आप यूज कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन दे रखा है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर क्या दे रखा है स्टूडेंट, 298 केल्विन दे रखा है, या फिर क्या दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो तो होगा ही लेफ्ट में। ई नॉट ऑफ सेल ये जीरो नहीं होता इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, पहले ही मेजर किया जाता है। 0.0592 यहाँ पर हम लोग इसको और सिंपल फॉर्म में लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, एन लोग, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Kc। यहाँ पर इस टेम्परेचर में हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, log Kc इक्वल टू एन ई नॉट ऑफ सेल अपन में क्या हो जाएगा, 0.0592 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर Kc निकाल सकते हैं, log Kc। अगर एग्जाम में क्या बोल दे, अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि भाई Kc का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या लेना होगा, दोनों साइड एंटी लॉग लेना होगा। एंटी लॉग लेने पर जो ये बेस 10 होता है वो क्या हो जाता है, पावर में, ये इसके पावर में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये हो जाएगा हमारे पास Kc दैट इज इक्वल टू वाट, 10 टू द पावर n ई नॉट ऑफ सेल अपन में क्या हो जाएगा, 0.0592 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, Kc का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc इफ, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, तो आप इसको आसानी से यूज करके निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किसमें, कैलकुलेशंस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल ऑफ हाफ सेल। ई सेल हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ सेल का भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने पहले भी एक बात बोला था कि सेल पोटेंशियल आप हाफ सेल का कभी नहीं निकाल सकते, आप एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए ही, जिसे हम लोग को जीरो कंसिडर करके ई सेल का स्केल तैयार करना होता है, दैट मीन्स ई नॉट ऑफ सेल का। ओके, तो फिर यहाँ पर मैं इस हेडिंग को क्यों लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे इंटरमीडिएट का हमें निकालना होता है, और कुछ भी नहीं है। और वो जो डेटा दिया हुआ है वो भी क्या होता है, वो भी किसी ना किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ही निकाला गया होगा। तो विदाउट रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग काम कहाँ कर रहे हैं, हम लोग तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हेल्प ले ही रहे हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ समझना है। तो यहाँ पर देखो कुछ मैं क्वेश्चन वाइज आपको समझाने वाला हूँ कि हाफ सेल का ई नॉट का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में मान कर चलो कि ई नॉट आपको दे रखा है किसका, ई नॉट x3 प्लस से x2 प्लस का, ये वैल्यू दे रखा है ए। बहुत ही सिंपल डेटा है। मान लो यहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है क्या, ई नॉट x2 प्लस 2x, इसका वैल्यू दे रखा है b, ये सारा वोल्ट में दे रखा है। ओके, आपको एग्जाम में निकालने के लिए बोल दिया जाए किसका, ई नॉट ऑफ x3 प्लस 2x, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए। बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम लोग इसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, जैसे हेज लॉ में होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते, इक्वेशन तैयार किया जाता है, नेट इक्वेशन, जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना होता है, उसी तरह से। तो यहाँ पर देखो जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर उसी को मार्क करते कि हमें इसके लिए ई नॉट तैयार करना है, मतलब इसके लिए हमें ई नॉट फाइंड आउट करना है, x3 प्लस 2 ये x में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर आने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो देखो x3 प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x2 प्लस में। और उसी तरह से अगर x2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में। आपको पहचानने का तरीका है कि कैसे आपको पता चले कि क्वेश्चन हमारा हाफ सेल का है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन हमारा हाफ सेल का है या नहीं है वो नेट इक्वेशन को देख के पता चल जाता है। अगर नेट इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दैट मीन्स क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, हाफ सेल के रिगार्डिंग है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हमें इसका ई नॉट 3 कैलकुलेट करना है, इसका ई नॉट 1 हमें दे रखा है ए, इसका ई नॉट 2 हमें दे रखा है बी।
हमें इसका ई नॉट निकालना है। तो देखो हम लोग क्या इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक में तो डायरेक्टली हम लोग इसी तरह से करते थे कि ये और ये अगर जोड़ने पर नेट इक्वेशन आ रहा है, तो जोड़ने पर आ रहा है तो सेम अलजेब्रा मैं इसके लिए भी यूज करूंगा। ऐसे ही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई नॉट 3 दैट इज इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2? नहीं, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि जो ई नॉट होता है दैट मीन्स सेल पोटेंशियल होता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या? जो साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता, उसे इलेक्ट्रोड के साइज पर कोई मैटर नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं होता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्योंकि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला जाता है, ये कंप्लीटली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते इस तरह से। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग? तो बहुत ही सिंपल है। इसे निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा जी का हेल्प ले सकते हैं। और हमें पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, ये हमारा एक्सटेंसिव होता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन को ऐड करके ये नेट इक्वेशन निकाला है, उसी तरह से मैं इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो डेल्टा जी नॉट 3 ये क्या हो जाएगा? तो देखो थर्ड इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, N3F ई नॉट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा क्या, N1F ई नॉट ऑफ 1 एंड प्लस में यहाँ पर माइनस N2F ई नॉट ऑफ 2। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऑफ कोर्स F ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ई नॉट ऑफ 3 दैट शुड बी इक्वल टू N1 ई नॉट ऑफ 1 प्लस N2 ई नॉट ऑफ 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ N3। बस हमें करना क्या होता है, यहाँ पर डेटा को पुट कर देना है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो रहा है ई नॉट ऑफ 1 के साथ, तो यहाँ पर 1 इंटू ए प्लस में 1, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 इंटू बी अपॉन में 3। रिजल्ट क्या मिला हमें, a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई नॉट ऑफ 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो सिंपल तरीका भी आप अपना सकते हो। जितना ई नॉट दे रखा है ना, डायरेक्टली कर देना। क्या, मैं तरीका समझा दे रहा हूँ, ट्रिक एक तरह से समझा दे रहा हूँ। अगर आपको ई नॉट ऑफ 3 निकालना है, तो जितना ई नॉट इसके सामने दे रखा है उसको उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना। तो a इंटू 1 और यहाँ ई नॉट जो दे रखा है b इंटू 2 और नेट में जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो कर देना। तो नेट रिएक्शन का भी ई नॉट आप निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। ऑफ कोर्स आपको काफ़ी आसान लगा होगा। मैं एक दो क्वेश्चन और करके आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट मानकर चलो कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ इस तरह से दे रखा है। सपोज दैट आपको यहाँ पर दे रखा है ई नॉट, यहाँ पर दे रखा है SN4 प्लस 2SN2 प्लस दैट इज ए वोल्ट। ये हमें ए वोल्ट दे रखा है। एंड ई नॉट आपको यहाँ पर दे रखा है SN2 प्लस 2SN, ये हमारा बी वोल्ट दे रखा है। ओके, और आपको यहाँ पर बोल दिया जाए क्या, ई नॉट ऑफ SN4 प्लस 2SN ये कैलकुलेट करके दिखाओ। कैसे करोगे भाई? बहुत ही सिंपल है। हमें पहले जिसका निकालना वो लिख लो कि SN4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये SN में कन्वर्ट होगा, और इसी का मुझे क्या करना है, ई नॉट निकालना है। हम लोग को जो डेटा दे रखा है उससे क्या मैं इस इक्वेशन को ला सकता हूँ? ऑफ कोर्स ला सकता हूँ। यहाँ पर पहला जो दे रखा है किसके लिए, SN4 प्लस 2 SN2 प्लस, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को खिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, तभी ये SN2 प्लस में कन्वर्ट होगा। और इसका ई नॉट हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है दैट इज ए। उसी तरह से अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर क्या दे रखा है, SN2 प्लस, इसको अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ इनके साथ तो ये हमें देगा क्या, SN, और इसका ई नॉट हमें दे रखा है कितना, B। हमें यहाँ पर पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये चीज़ आ रहा है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, ट्रिक का ही मेथड यूज कर लेता हूँ। क्या करना है, ए को इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी अपॉन में नेट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है आप देख सकते हो 4। और इनको देखकर भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि इनको जोड़ने पर भी यही चीज़ आना चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, a प्लस यहाँ पर b अपॉन में 4। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में जेई में तो बहुत सारा क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट मानकर चलो कि आपको दे रखा है यहाँ पर क्या ई नॉट, यहाँ पर Cu2 Cu प्लस ये दे रखा है आपको, मानकर चलो Cu से Cu प्लस का वैल्यू कुछ भी दे रखा है, x वोल्ट दे रखा है, सपोज दैट यहाँ पर इस तरह से दे रखा है। ओके, यहाँ पर ई नॉट, यहाँ पर Cu2 प्लस से यहाँ पर Cu प्लस ये डेटा भी दे रखा है, ये आपको दे रखा है y वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको Cu प्लस टू Cu कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ, Cu प्लस टू ये Cu ये x वोल्ट दे रखा है, और Cu2 प्लस टू Cu प्लस ये हमारे दे रखा है क्या y वोल्ट दे रखा है। आपको सवाल में यहाँ पर बोल दिया क्या कि आपको ई नॉट क्या निकालना है, Cu2 प्लस टू Cu ये कैलकुलेट करना है। अब ये चीज़ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही सिंपल है, आपको इसके हिसाब से ही वापस से चलना है। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या दे रहा है, Cu दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इनको क्या लाया जा सकता है, इस इक्वेशन को ऑफ कोर्स लाया जा सकता है। हमें ये डेटा दे रखा है किसके लिए, Cu प्लस टू Cu, इसका डेटा हमारे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि Cu प्लस में एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको खिलाता हूँ देन इट विल गिव द Cu, और Cu2 प्लस को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खिलाऊंगा तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा Cu प्लस देगा। और इस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये नेट इक्वेशन मिलेगा। इसका ई नॉट का वैल्यू हमें जो दे रखा है अभी x वोल्ट ये है। हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, जो मैं जस्ट रफली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y वोल्ट, और इसका मुझे क्या करना है, ई नॉट 3 यहाँ निकालना है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या x, ई नॉट ऑफ 3 है हमारे पास x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अगेन y अपन में कितना नेट इलेक्ट्रॉन है, नेट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि फुल सेल के साथ भी कंबाइन करके दे दे, तो वहाँ पर आप ई नॉट निकाल कर दिखाओ। एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिक्स करके दे रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि आपको दे रखा है क्या, एल्युमिनियम से Al3 प्लस सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया क्या कि आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालो, ये आपको निकालना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल सकते हैं। सो एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम 3 प्लस, और यहाँ पर दे रखा है Cr3 प्लस, एंड यहाँ पर Cr3 प्लस टू Cr, ये डेटा आपको ये दे रखा है। अब देखो ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन है, आपको यहाँ पर ई नॉट दे रखा है एल्युमिनियम 3 प्लस टू एल्युमिनियम, दैट इज इक्वल टू वाट, -1.66 वोल्ट, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पर ई नॉट जो है, यहाँ पर Cr3 प्लस टू Cr2 प्लस ये दे रखा है 2.0 वोल्ट। ओके, और मान कर चलो कि आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, Cr2 प्लस 2Cr, ये आपको दे रखा है दैट इज 0.5 वोल्ट दे रखा है। अब मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगा, सो देखो यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, बाकी सबका वैल्यू दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन दोनों के हेल्प से पहले मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ही हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरे का यहाँ पर फिर पूरे सेल का हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट है दैट इज Cr3 प्लस, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये क्या देगा, Cr देगा। और यहाँ पर इसको लाया कैसे जा सकता है, तो इन दोनों की हेल्प से लाया जा सकता है कि Cr3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन खिला रहा हूँ तो Cr2 प्लस, और इसका जो ई नॉट का वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, दैट इज 5.2.0। ऑल राइट,
इसके बाद हमारे पास Cr2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Cr। और इसका ई नॉट वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 वोल्ट। और इसका ई नॉट मुझे चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इसका ई नॉट नहीं पता है तो मैं इसके साथ फिर वर्क नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं यूज कर दे रहा हूँ, ई नॉट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से तो 2, और यहाँ पर 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो ये हो जाएगा 1। अपन में नेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये 3 विच इज इक्वल टू वाट, ये हो जा रहा है हमारे पास 1.0 वोल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या हुआ कि इसका वैल्यू हमें पता चल गया। तो अब तो हम लोग यहाँ पर फुल सेल का इक्वेशन हमें पता होता है कि ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा फॉर्मूला में, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो यहाँ पर जब भी ये फॉर्मूला लगाओ तो दोनों का क्या यूज करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ का ये जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, दैट मीन्स -1.66 ये हमें दे रखा है। और अगर यहाँ पर देखेंगे ये तो हमारे पास क्या, अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कैथोड को पहले ध्यान ये रखना है ना, पहले कैथोड का इक्वेशन रखना। कैथोड हमारे पास कौन है, क्रोमियम है, और उसका वैल्यू दे रखा है कितना, 1.0, वो हमारा आया है, दे नहीं रखा है। एनोड का वैल्यू हमारा दे रखा है कितना, -1.66। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.66 वोल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूले में कैथोड कौन है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में भी कैथोड तो यही होगा, और ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो कैथोड बनता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो एनोड बनता है। और यहाँ पर सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, बस यही वजह है कि ई नॉट ऑफ सेल हमारा क्या निकला, हमारा पॉजिटिव में निकला। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर क्या, टाइप ऑफ हाफ सेल। टाइप ऑफ हाफ सेल में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल मौजूद है। टाइप ऑफ हाफ सेल, हाफ सेल के टाइप्स में आपको क्या ध्यान में रखना है। सो देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल में आपको किसी भी हाफ सेल का अगर मैं बात करूंगा तो मैं जितनी भी हाफ सेल का बात करने जा रहा हूं वो किस में बात करूंगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट में। सो हम लोग बात करेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट में। 5-6 हाफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोडिक कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। पहले तो देखो, कोई भी हाफ सेल है तो उस हाफ सेल के रिस्पेक्ट में आपको मैं सबसे पहले उसका फोटो सिखाऊंगा कि भाई इसका फोटो कैसे होता है। ठीक है, फोटो होने के बाद आपको वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा सेल रिएक्शन, कि वो सेल रिएक्शन कैसे दिखाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एंड लास्ट वन, उसका नष्ट कैसे लिखा जाता है। ये चारों इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए किसी भी हाफ सेल के रिस्पेक्ट में। ओके, जैसे कि अगर आपके पास जो पहला हाफ सेल में बात करना चाहूँगा, दैट इज मेटल आयन हाफ सेल। अब मेटल आयन हाफ सेल, ये बहुत ही सिंपल इसका फोटो होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको मेटल आयन हाफ सेल बनाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यूज होता है। ठीक है, मान लो कि ये इलेक्ट्रोड क्या है, कोई मेटल है, या फिर मैं ले लेता हूँ ना, यहाँ पर जिंक मेटल ही है, और उसी के किसमें यहाँ पर डिजोल्व करना है, सॉल्ट में। तो यहाँ पर मान लो कि जिंक सल्फेट का कुछ एक्स मोलर सॉल्यूशन है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो भी वर्क कर रहा हूँ वो किस में वर्क कर रहा हूँ, टेम्परेचर 298 केल्विन में भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ। इस कंडीशन में यहाँ ये क्या हो गया, हमारे पास मेटल है, उसका मेटल सॉल्ट आयन है, यहाँ पर मेटल जिंक Zn2+ एंड SO4 2-, और ये हाफ सेल के फॉर्म में है। तो ये तो हो गया इसका फोटो। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ क्या कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरह है, तो देखो पहला तो मैंने यहाँ पर इसका फोटो तैयार कर लिया, दिस इज द फर्स्ट विच इज कंप्लीटेड। सेकंड में क्या मैंने बोला था, कैथोडिक कंपार्टमेंट में सेल रिएक्शन क्या होगा। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में यहाँ पर जो सेल रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, Zn2+, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और कन्वर्ट होगा क्या, Zn सॉलिड। देखो ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर
किसी से कनेक्ट होगा, उसके थ्रू यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा और तब जाकर यहाँ पर Zn2+ क्या होगा, जो सॉल्यूशन में मौजूद है Zn2+, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जिंक सॉलिड में। दिस इज द सेल रिएक्शन। तीसरा मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान में रखना है कि जब दो अलग अलग फेज होता है, क्योंकि Zn2+ क्या है, सॉल्यूशन फेज में है, और जिंक सॉलिड क्या है, वो सॉलिड फेज में है। तो दो अलग अलग फेज के लिए हम यहाँ पर सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्वास फेज में है और ये हमारा क्या है, सॉलिड फेज में। बस इसी वजह से सेम फेज होने पर क्या होता है, उसको हम लोग सेपरेट दिखाने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। फोर्थ में हमारे पास क्या हो जाता है, नष्ट। हमें इसका नष्ट भी लिखने आना चाहिए। तो नष्ट हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट ए ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn2+ टू Zn, यहाँ हो जाएगा -0.0592 अपॉन में 2 हो जाएगा लॉग। और यहाँ पर देखो जिंक सॉलिड क्या है, इसका एक्टिविटी हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Zn2+ का कंसेंट्रेशन, या फिर आप एक्टिविटी दिखा सकते हो। सो दिस इज द वर्ड नष्ट फॉर मेटल आयन हाफ सेल। ये जो मैंने करा है ये कैथोडिक कंपार्टमेंट मान के करा है। अगर आप इसी को एनोडिक कंपार्टमेंट मानोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा रिवर्स, और इक्वेशन में जो Zn2+ यहाँ डिनोमिनेटर में आया है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। बस यही चीज डिफरेंस होने वाला है और कुछ भी स्पेशल नहीं होगा। तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कैथोडिक कंपार्टमेंट में। कैथोडिक सीख जाओगे तो एनोडिक अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारे पास एक और हाफ सेल है यहाँ पर। कैसा, तो सेकंड में हो जाता है हमारे पास गैस आयन हाफ सेल। यहाँ पर कौन सा सेल है ये, तो गैस आयन हाफ सेल। पहले मैंने क्या बोला था आपको, फोटो बोल रहा था, और पहले ही मैंने बता दिया हूँ ये बात कि बात जो मैं कर रहा हूँ वो कैथोडिक कंपार्टमेंट मान कर रहा हूँ। ये मैं बात आपको बार बार याद दिलाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका पिक्चर बना देता हूँ ढंग से। तो यहाँ पर देखो इसमें होता क्या है, देखो गैस इलेक्ट्रोड तैयार करना बहुत ही टफेस्ट होता है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपको देना होता है कांस्टेंट प्रेशर के साथ, ये हो सकता है 1 बार प्रेशर हो। ओके, और आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो तो एक तरह से हाइड्रोजन गैस नॉन कंडक्टिंग होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें प्लेटिनम वायर यूज करना होता है, और इसे प्लेटिनम फॉयल में इसे एक तरह से कॉयल बनाया जाता है। और इस वजह से यहाँ कंसेंट्रेशन क्या होता है, H+ का काफ़ी हाई होता है फॉयल के पास, और यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन डाला जाता है x मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है इसको किस लिए यूज किया जाता है, pH मेजर करने के लिए सॉल्यूशन का। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द प्लेटिनम वायर, और ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज द प्लेटिनम फॉयल। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगर ये कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरह है तो सबसे पहले तो हमें इसका सेल रिएक्शन लिख लेते हैं कि सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा। फोटो बनकर हमारा तैयार हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द फोटो या पिक्चर डायग्राम, जो आप बोल पाओ, फोटो बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। सेकेंड में यहाँ पर क्या है, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हमारे पास क्या HCl है, और अगर ये कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ किस तरह से, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। H+ क्या है, ये एक्वास मीडियम में है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसका सेल रिएक्शन लिख दिया, और ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए मैंने इसका रिडक्शन कराया है। ओके, यहाँ पर थर्ड में अगर आपको लिखना है क्या, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये H+ में था जो किस में है, एक्वास फेज में, फिर ये H2 में गया जो किस में है, गैस फेज में, और यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल क्या है हमारा, प्लेटिनम सॉलिड, जो कि क्या होता है, एक इनर्ट वायर होता है। ठीक है, ये इनर्ट वायर है, ये खुद इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करने वाला, मतलब किसी तरह का उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, वो इनर्ट वायर होता है। इसमें मौजूद जो हाइड्रोजन आयन है वही इंटरेक्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन गैस आ रहा है वो इंटरेक्ट करेगा। तो इससे यहाँ पर पता चलता है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। चौथा नंबर हो जाता है इसका नष्ट कैसे लिखा जाए।
तो देखो हमें पता है ना कि इसका ई नॉट ऑफ सेल तो 0 लिया गया स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में ही बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H+2, ये किस में चेंज हो रहा है, H2 में। यहाँ पर 0.0592 अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा log, आपको पता है हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, प्रेशर ऑफ H2, यस प्रेशर ऑफ H2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट, H+, और इसका पावर में क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन में आपको देखना है, क्योंकि H2 आप दिखा सकते हो, प्रेशर दिया हुआ है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको 2 ATM दे दे, 3 ATM दे दे, उसके अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से, अगर H+2 H2 हमें पता है ना कि ये हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर इससे हम लोग pH वैल्यू निकाल सकते हैं, और ई नॉट वैल्यू इसका क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर रख देते हैं 0.00 वोल्ट, माइनस में 0.0592 अपन में 2 log बेस 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास H+ का स्क्वायर। हम लोग को क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल टू दैट इज 0.0592 अपन में 2, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 1, माइनस में हो जाएगा 2 log H+ कंसेंट्रेशन, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखो log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो ई सेल आएगा वो क्या हो जाएगा, -0.0592 अपन में 2। यहाँ पर देखो माइनस log ऑफ H+2, तो ये जो 2 होगा, मान कर चलो यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ एक स्टेप और, ताकि आपको किसी तरह का समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, ई सेल इक्वल टू 0.0592 माइनस log ऑफ व्हाट, H+, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, pH। मैं एक तरह का इस तरह से रिलेशन डिराइव कर सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि माइनस log ऑफ H+ कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है, pH के बराबर होता है, बस इसीलिए मैंने लिखा। ये इक्वेशन किसके लिए है, जब ये कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कैथोडिक कंपार्टमेंट तो समझ ही रहे होगे, जहाँ रिडक्शन चल रहा है। अगर यहाँ पर ये मान लो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव कर रहा हो, एनोडिक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा हो, तो यहाँ पर इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल टू +0.0592 यहाँ पर pH मिलेगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये कब अप्लाई होगा, जब हमारा ये एनोडिक कंपार्टमेंट होगा। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में सेल रिप्रेजेंटेशन भी, जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना हो, जैसे कि एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए मुझे क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन, इसी को रिवर्स कर दो ना, अब प्लेटिनम पहले लिख दो, फिर H2 लिखो और फिर H+ लिखो, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। ये किसके लिए यूज होता है, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। तो आपको एक कंपार्टमेंट को पहले सीख लेना है, दूसरा तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से हाफ सेल है, दैट इज व्हाट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। क्या हो जाएगा बच्चे, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाफ सेल है, और इसको पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को करने में हेल्प होगा। तो देखो यहाँ पर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, इसका फोटो कैसा होता है, पहले ये चीज़ समझ लो। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रोड यूज करना होता है। इसमें बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वो है सिल्वर के रेस्पेक्ट में, ये एक तरह का रिफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह भी काम में आता है। ओके, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, एज ए रिफरेंस भी हम लोग इसको काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इस सिल्वर इलेक्ट्रोड में क्या किया जाता है, तो इस जगह में, इस पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ अलग कलर से, मान लो कि इस पॉइंट पर, इस जगह में, यहाँ पर AgCl सॉलिड पेस्ट यूज किया जाता है। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि AgCl क्या होता है, समवाट, बहुत ही फाइन, इन मतलब स्मॉल अमाउंट में, मैं बोलूँगा बहुत स्मॉल अमाउंट में, वाटर में तो सॉल्युबल होता ही है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ना, वो क्या होता है, वो सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन होता है।
ताकि किसी तरह का यहाँ पर क्या हो, जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट ना हो। मतलब एक तरह से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि AgCl इसके साथ एक तरह से इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहे, ओके, और AgCl का कंसेंट्रेशन यहाँ डिजोल्व ना हो, तो फिर हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, सेचुरेटेड KCl यूज किया जाता है, ताकि ये तुरंत इसके आयन के साथ इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, मतलब इसके एक्टिविटी में कोई फर्क ना आए, AgCl के एक्टिविटी में कोई फर्क ना आए, इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, सेचुरेटेड KCl यूज किया जाता है। सेचुरेटेड KCl का मतलब आप जानते ही होंगे, जो एक लास्ट लिमिट होता है जहाँ पर KCl डिजॉल्व है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेटल, ये हो गया क्या, देखो ये मेटल है, यहाँ पर क्या लगाया जाता है साथ है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये AgCl, बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होता है इसका, और साथ ही साथ अगर सॉल्युबिलिटी हो भी गया किसी हाई टेम्परेचर में, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या किया गया है, सेचुरेटेड KCl डाल दिया गया है, ताकि यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाए और यहाँ पर तुरंत इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके एक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा जो है एक्सपेरिमेंट होगा उससे हमारा सही रिजल्ट मिलेगा, उसमें एरर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ शेल। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया हमारा फोटो, रह गया इसका रिएक्शन। रिएक्शन कैसा शो करता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर ये कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव करेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैथोडिक कंपार्टमेंट, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में AgCl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Ag सॉलिड। ये भी देखो, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये Cl- एक्वास इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैथोडिक कंपार्टमेंट में अगर है तो उस कंडीशन में जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, Cl-, ये किस में होता है, एक्वास फॉर्म में। यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, AgCl, ये AgCl में जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये AgCl Ag के फॉर्म में। AgCl हमारे पास क्या है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। Ag क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इनके और इनके बीच में क्या होगा, कॉमा यूज करना है, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, सेम फेज में है, सॉलिड एंड सॉलिड। तो हम इसके लिए किस तरह से दिखा सकते हैं, Cl- AgCl एंड Ag। ये हो गया हमारे पास क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसका क्या लिखना चाहते हो, नष्ट लिखना चाहते हो, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। और ई नॉट ऑफ सेल की जगह में भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर Cl- AgCl और यहाँ Ag, अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स ये कैथोडिक कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा 0.0592, अपन में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है 1, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास log कंसेंट्रेशन ऑफ Cl-। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप कंसेंट्रेशन Cl- का बढ़ाते हो तो आपका सेल पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये जो सेल पोटेंशियल है ये डिक्रीज करेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखो ये जो AgCl है इससे एकदम डिफरेंट होता है, इसमें कंफ्यूज मत करना। जो आप नॉर्मल जो पढ़ते हो ना, Ag+, दिस Ag+2 Ag, दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, E नॉट ऑफ Cl- AgCl/Ag। ये दोनों एकदम अलग है। इसका जो वैल्यू होता है वो 0.80 होता है, जबकि इसका जो वैल्यू होता है वो 0.22 वोल्ट होता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये तो हो गया हमारे पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ शेल। अगर एग्जाम में बोल दे क्या, अगर आपको बोल देता है कि एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए करके दिखाओ, तो सेल रिप्रेजेंटेशन रिवर्स कर देना और रिएक्शन को भी रिवर्स कर देना। जो Cl- यहाँ पर इस तरह से आया है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो बहुत ही सिंपल है, वो इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ये भी सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसका खास बात क्या है, दैट इज 4th नंबर, हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। तो देखो ये हम लोग क्वेश्चन पर भी आएंगे, पहले हाफ सेल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारा, उसके बाद क्वेश्चन पर भी हम लोग आएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में खास बात किया है, तो देखो यहाँ पर एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा,
जो कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पर एक ऐसा स्पीसीज होगा जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जैसे Fe3+, Fe2+, इस तरह से। इस तरह के इलेक्ट्रोड का खास बात क्या होता है कि इसमें किसी तरह का भी सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं होता, बट हाँ ये एक तरह से सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसके लिए। ये तो हो गया हमारे पास फोटो हो गया। सेकंड में आते हैं हम लोग किस में, फोटो के बाद सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में क्या होगा, Fe3+ टू Fe2+। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं एक तरह से, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और थर्ड में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरह से इसको दिखा सकते हैं कि Fe3+ ये किस में चेंज हो रहा है, Fe2+ में। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटिनम, ये हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, और फोर्थ नंबर में हमारे पास आ जाता है क्या, यहाँ पर नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल की जगह में आप लिख सकते हो ई नॉट ऑफ Fe3+ टू Fe2+। यहाँ हो जाएगा -0.0592 अपन में, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अच्छा यहाँ पर इक्वेशन मैंने नहीं लिखा ना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में, एक्वास में है, और ये भी एक्वास में है। तो यहाँ पर 1। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग, यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ हो जाएगा Fe2+ और नीचे हो जाएगा क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ Fe3+। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इसका खास बात क्या है, पहला तो आपको ध्यान में रखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना। सेकंड में आपको क्या ध्यान में रखना है कि स्पीसीज हैविंग present in more than one oxidation state। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, नो कंपाउंड विल बी डिपॉजिटेड, कोई भी कंपाउंड यहाँ पर नो कंपाउंड विल बी डिपॉजिटेड, यहाँ पर किसी भी तरह का कंपाउंड डिपॉजिट नहीं होने वाला। भाई दोनों आयंस है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है, दैट इज मर्क्यूरिक वाला जो होता है कैलोमल हाफ सेल, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन तब तक हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट का जो 2 हाफ सेल है उस पर हम लोग बाद में बात कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो रहा है, काफ़ी लंबा बन जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास किस तरह से रहता है, क्वेश्चन आपको बोल देगा क्या, फाइंड ई नॉट ऑफ सेल या फिर ई सेल एंड ई नॉट ऑफ सेल, ये दोनों बोल देगा आपको। और यहाँ पर आपको दे देगा कुछ इस तरह का इक्वेशन, जैसे कि आपको दे दिया क्या, जिंक, यहाँ पर दे देगा Zn2+, यहाँ पर इसका कंसेंट्रेशन साथ ही में दे देगा 0.1 मोलर दे देगा सॉल्ट ब्रिज। और इसके बाद यहाँ पर दे देगा क्या, यहाँ पर आपको दे सकता है दैट इज H+, या फिर आपको दे देगा यहाँ पर H2SO4 1 मोलर। और ये हमारे पास ये क्या हो जा रहा है, H+ में H2SO4 जो है हमारे पास वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर दे दिया क्या, प्लेटिनम, ऐसा दे दिया। आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दे देगा इस तरह से, मान लो कि यहाँ पर आपको दे दिया क्या, ई Zn2+ टू Zn, ये वैल्यू हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको दे देगा क्या, ई नॉट ऑफ H+ टू H2, ये आपको दे देगा यहाँ पर 0.00 वोल्ट दे दिया, इसके रेस्पेक्ट में ये मैं बात कर रहा हूँ। ओके, H+ टू H2 यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 0.00 वोल्ट है। और यहाँ पर आपको क्या है, निकालने के लिए क्या दिखा है, ई सेल आपको निकालना है। कैसे करोगे सॉल्व, बहुत ही सिंपल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सिंपली सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, आपको ये पहचानना है कि दोनों इलेक्ट्रोड किस तरह का है।
तो देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा कैसा है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल है। ओके, जबकि अगर मैं इधर देखूं तो ये हमारा क्या है, तो गैस है, दिस इज द गैस, और गैस का क्या है, यहाँ पर आयन है, तो गैस आयन हाफ सेल है। बस अब पहचान लिए, पहले तो आपको इलेक्ट्रोड पहचानना है, इलेक्ट्रोड पहचान लिए मतलब आधा सॉल्यूशन यहीं पर हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन लिखना यहाँ पर जरूरी है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहले तो देखो कि जो एनोडिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, एनोड जो हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी Zn सॉलिड टू Zn2 प्लस एक्वास, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पर ये एनोडिक इक्वेशन हो गया। ऑफ कोर्स जो कैथोडिक इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, 2H प्लस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H2 गैस ये बना रहा है। दिस इज द नेट इक्वेशन। ये हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेट इक्वेशन दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा ये क्या, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी कैंसल आउट। आपको मिलेगा क्या, जिंक सॉलिड, यहाँ पर 2H प्लस, और उसके बाद Zn2 प्लस, और यहाँ पर H2। देखो यहीं से हमारा इक्वेशन ये तैयार हो गया। अगर आप ये नेट इक्वेशन लिख लिए तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नष्ट भी आप लिखकर सॉल्व कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर H2SO4 का कंसेंट्रेशन क्या दे रखा है, 1 मोलर दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 मोलर। क्यों, क्योंकि H2SO4 का 1 मोलर टूटेगा तो क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ H प्लस देगा, और अगर ये 1 मोलर है तो 2 मोलर H प्लस मिलेगा। तो ये इस तरह से ब्रेक करता है, इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है, इफ यू हैव 1 मोलर ऑफ H2SO4 देन इट विल प्रोड्यूस द 2 मोलर ऑफ H प्लस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड का यहाँ पर डेटा कितना दे रखा है, दैट इज 0.00, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ये कितना दे रखा है, -0.76। सो इट विल गिव व्हाट, +0.76 वोल्ट। अगर मैं यहाँ से ई सेल निकालना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.76 माइनस में 0.0592 अपॉन में 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ तो आप मान सकते हो कि ये टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन। क्वेश्चन में भी अगर कुछ मेंशन ना हो तो 298 केल्विन ही मानकर चलना है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा log, और कंसेंट्रेशन ऑफ वाट, Zn2 प्लस, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ वाट, यहाँ पर हो जाएगा ये एक तरह से कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में हो सकता है कि इसका प्रेशर आपको दिया हो, ना दिया हो तो 1 atm मान लेना, और अगर मान लो कि ये 1 atm दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर पुट कर देना। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 0.76, यहाँ पर 0.0592, और लोग यहाँ पर Zn2 प्लस का कंसेंट्रेशन क्या दे रखा है, 0.1 मोलर, तो 0.1 और H प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेशर भी दे रखा था ना यहाँ पर राइट साइड में, तो प्रेशर ऑफ H2 अगर आप यूज भी करोगे तो 1 ही रहने वाला, तो इंटू 1 रहेगा ये, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। इस जगह से आप ई सेल निकालना, और ऑफ कोर्स नो डाउट यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन तैयार किया है ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट को ध्यान में रखते हुए। ऑल राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें यहाँ से ई सेल निकाल सकते हैं हम।